लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 किया था। कौन बोला पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है, सुनाई नहीं देता? चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। क्या खुसर खुसर हो रहा है, हमारी बातें नहीं खत्म होती। इतना क्या इम्पोर्टेंट चल रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा बताइए क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होते हैं? गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है। ध्वनि क्या कहना चाहोगे? कुछ अपने व्यूज देने हैं? अंशी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। इन शॉर्ट अगर हम बोले गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब वी कैन से पब्लिक पॉलिसी, है ना? ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट ये डिफाइन करती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। जैसे हम एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है, किसको आज से सारे नाम याद रहे, चलो समझो कि रोहित है जो कि एक इंजीनियर है, ठीक है? रोहित है जो कौन है? इंजीनियर है। वहीं पर रोहित का एक अच्छा फ्रेंड है रोहन जो कौन है? सीए है। पर्सनली मत लेना कि मैंने उसको सीए बना दिया और मैं भी सीए कर रहा हूं, मुझे इंजीनियर बना दिया, ठीक है? एक इंजीनियर है, मतलब दो फ्रेंड्स हैं जो कि एक इंजीनियर है और सीए है, ठीक है? ये इंजीनियर है तो इसको किसकी नॉलेज होगी? टेक्नोलॉजी की, तो वो टेक एक्सपर्ट होगा। एंड बीइंग अ सीए, इस फ्रेंड को किसकी नॉलेज होगी? सीए रिलेटेड इश्यूज की, लाइक फाइनेंस की, टैक्सेस की, फाइनेंशियल पॉलिसीज की, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता होगा, है ना? अब रोहित ने सोचा कि मैं एक नया ऐप बनाऊंगा, एक ऐप क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में माहिर है, इंजीनियर है, तो ये ऐप क्रिएट कर सकता है, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि इसको टेक की नॉलेज है। क्या इतना नॉलेज होना है ना? फिर बताइए, सोचो कि अगर तुम इंजीनियर बन गए और तुम सोच रहे हो मुझे कुछ बनना है, इंजीनियर सोचना मत ऐसा, बट फिलहाल के लिए सोच लो, ठीक है? तो क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक इंजीनियर होना काफी है? टैक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ पड़ेगी ना। गवर्नमेंट नए नए रूल्स लेकर आती है, मींस नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है, उसकी नॉलेज अगर आपको नहीं है, पहले क्या होता था, एग्जाम पॉलिसी होती थी, अब क्या आ गया, जीएसटी आया, एक न्यू गवर्नमेंटल पॉलिसी क्रिएट हो गई ना, तो वो टैक्सेशन से रिलेटेड है। रोहित जिसको उसका एबीसीडी कुछ नहीं पता, तो वो कैसे मैनेज करेगा? उसको किसकी हेल्प चाहिए? रोहन की, एक सीए की। सीए को इन सबके बारे में पता है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं और एक फर्म स्टार्ट करते हैं, किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल एबीसी, एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जहां ये अपना टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है उसको यूज करेगा और ये अपने फाइनेंशियल नॉलेज को यूज करेगा। अब तो ये कंपनी चल सकती है ना, कर सकती है ना, सर्वाइव कर सकती है, अच्छे से रन कर सकती है, ग्रो कर सकती है, कर सकती है ना। अब देखो टाइम टू टाइम क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी न्यू पॉलिसीज लेकर आती है। न्यू पॉलिसीज कैसे लेकर आती है? पहले कोई आइडिया आता है उनके दिमाग में, सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी ना, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई बिल बनता है, फिर बाद में वो पास होता है, वो पॉलिसी बनता है और पॉलिसी एट लास्ट कन्वर्ट हो जाती है लॉ में, जो हर जगह उसको फॉलो किया जाता है।
अच्छा ये बताओ, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं क्या ये बिजनेस पर अफेक्ट करती है? बिजनेस चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, बिजनेस को फैसिलिटेट करती है, ये सब को फैसिलिटेट करेगी। और अगर मैं ये कहूँ मेरा एक बिजनेस फर्म है, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी लाती रहती है, मुझसे उसका लेना देना थोड़ी ना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट ला रही है, गवर्नमेंट यूज करेगी, मैं अपनी फर्म में क्यों अपना हेडेक लूं? हो सकता है ऐसा? नहीं ना। इन शॉर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है, वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बिजनेस फर्म को वो पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी में चेंज करती है, कोई अमेंडमेंट्स आते हैं, तो बिजनेस फर्म को भी उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी में अमेंडमेंट्स लाने होंगे, चेंजेस करने होंगे। बेस समझ आया थोड़ा सा? अब देखो आपकी बुक में क्या गिवन है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अच्छा एक इसमें वर्ड यूज किया है आपकी बुक में, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो साइन क्वा नॉन है। साइन क्वा नॉन जिसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी एसेंशियल। ठीक है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए अगर एमसीक्यू में आ जाता है। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर साइन क्वा नॉन, दैट मींस दे आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए एसेंशियल है एवरी गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो इंट्रोडक्शन में एक थोड़ा सा आपको व्यू दिया है आपके बुक में। इंट्रोडक्शन में जो दिया होता है वो एमसीक्यूज में नहीं आते हैं, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए है गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे डिफर करती है, क्या होता है। देखिए जैसे बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश ने अपनी एक पॉलिसी बना रखी है कि कोई भी बाहर की कंट्री हमारे यहाँ पर अपनी सेकेंड हैंड कार को जो है वो सेल कर सकता है। समझे? बांग्लादेश ने क्या पॉलिसी बना रखी है कि कोई भी बाहर की कंट्री हमारे यहाँ पर आकर कोई भी सेकेंड हैंड कार जो है उसको सेल कर सकता है, मतलब सबके लिए अलाउड है। तो टोयोटा ने क्या किया, टोयोटा ने अपने वहां पर बहुत सारे शोरूम सेटअप कर लिए फॉर सेकेंड हैंड कार, जो कि ढाका में है। ठीक है, वहां पर उसने बहुत सारे एरियाज में अपने आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखे, क्योंकि अब अपनी उसकी कार्स हैं तो फैसिलिटी तो वो देगा ही है ना। बट इंडिया की पॉलिसी की अगर बात करें तो इंडिया की पॉलिसी क्या है कि आउटसाइडर्स आकर यहाँ पर अपनी सेकेंड हैंड कार्स को सेल नहीं कर सकती। अगर आपको इंडिया में आना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ की किसी कंपनी के साथ एज ए सब्सिडरी आपको काम करना पड़ेगा, है ना, एज एन एफडीआई यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप आ रहे हो यहाँ का पैसा उठाकर चले गए, ये अलाउड नहीं है। तो इंडिया ने फुल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि ऐसा बाहर की कंपनी आगे भी कोई सेकेंड हैंड कार यहाँ पे डंप नहीं कर सकता। यहाँ की जो कंपनी है उसके साथ तुम हाथ मिला लो और फिर काम कर लो, तो हमें एफडीआई भी मिल जाएगा, है ना, बाहर के पैसा भी यहाँ आ जाएगा। तो टोयोटा ने क्या किया, यहाँ पर भी आके क्या किया, किर्लोस्कर मोटर्स के साथ मिलकर क्या किया, काम किया, मीन जॉइंट वेंचर में आ गया। बांग्लादेश में तो उसने अपना खुद का सेटअप कर लिया और पूरा सेकेंड हैंड कार सेल आउट करता है, बट इंडिया में अलाउड नहीं है ना। तो डिफर करती है सबकी अपनी स्टेट पॉलिसीज भी, कि अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो जो पॉलिसी बनाती है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको एज एन अपॉर्चुनिटी बिजनेस फर्म क्या करती है, अडॉप्ट करती है और उसको फिर फॉलो करती है। अब टोयोटा ने तो अपॉर्चुनिटी देखी ना कि हमारी सेकेंड हैंड कार है, बांग्लादेश की पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे काम करना है, उसने वहां पर वो किया। लेकिन जब उसे इंडिया में पता चला कि ये सब अलाउड नहीं है तो क्या किया, किर्लोस्कर मोटर के साथ हाथ मिला लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया। ठीक है, तो पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जो फर्म्स है वो भी चेंज होती रहती है। तो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन जो कि आपके एमसीक्यूज में नहीं आता। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया अ हिस्टोरिकल स्केच। हिस्टोरिकल स्केच का मतलब है आपको पीछे आदम के जमाने में लेकर जाएंगे, जहां अकबर हुआ करता था, चाणक्य हुआ करता था, है ना, वहां पर क्या होता था। देन आप बात करेंगे इंडिया अंडर ब्रिटिश, जब ब्रिटिशर्स थे तो बेचारे इंडियंस का क्या हुआ, है ना। देन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मीन्स जो हिस्टोरिकल स्केच है उसको 3 सेक्शंस में बांटा है। ठीक है, कौन से 3 सेक्शन, जिसमें हमने एंशिएंट इंडिया की बात की है, इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो होता था तब इंडिया कैसा था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस या सिंस इंडिपेंडेंस क्या हुआ था। तो थोड़ा सा आपके बुक में है वही पढ़ेंगे, सिर्फ रीड आउट करना है, एमसीक्यूज इसमें से भी नहीं आते हैं। ठीक है, बट रीड आउट कर लेना, ऐसा नहीं मैम ने कह दिया नहीं आएंगे तो क्या जरूरत है रीड आउट करने की। ठीक है, पेपर मैंने नहीं बनाया, हो सकता है आ जाए, तो बट रीड आउट करना, एक भी लाइन छोड़ नहीं है। देखिए वो पढ़ते हैं क्या कहता है।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। एक स्टोरी सी है, बोरिंग फील मत करो, एक स्टोरी है, कहानी है, वो देखो क्या है। देखो मौर्य के टाइम पे मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य गुरु था, है ना। तो चाणक्य ने अपनी एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। उसमें उसने उस टाइम पे भी डिफाइन किया था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, सॉरी, कि जो पॉलिसी होती है वो कैसी होती है, कौन सी पॉलिसीज को हमें फॉलो करना चाहिए, जो वेरियस पब्लिक पॉलिसीज है उसके बारे में उसने उस टाइम पर भी बताया था। फिर क्या हुआ, फिर क्या आया, रोमन एम्पायर आया। तब उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी है ना, जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहां जो चीज तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है उसके ऊपर तुम अपनी पॉलिसीज क्रिएट करो, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। फिर धीरे धीरे प्लेटो एंड एरिस्टोटल आए, उन्होंने भी अपनी पब्लिक पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर द ग्रेट अशोका आया जिसने मगध पर रूल किया, ठीक है। उसने कहा जो पॉलिसी होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो पीस एंड हार्मोनी पर बेस्ड हो, है ना, जो शांति लाए, ऐसी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब गुप्ता आया तो गुप्ता ने क्या कहा, भैया पॉलिसी कुछ नहीं है, पॉलिसी टैक्स ट्रेड के बारे में बताती है, वो पॉलिसी है। मतलब सबने अपने अलग अलग व्यूज दिए। फिर जब अकबर आया, अकबर द ग्रेट, वही अकबर जो अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होंगी ना तुमने, वही वाला अकबर जब आया, हाँ बिल्कुल, जोधा अकबर, वही जोधा का अकबर, है ना। जब अकबर आया तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया था, टोडरमल के साथ मिलकर बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आया था, है ना। जब लैंड रिफॉर्म्स लेकर आया तो उसने कहा कि जो बहुत तरीके की अलग अलग उसने पब्लिक पॉलिसीज क्रिएट करी, फिर उसने वो सब कुछ इंप्लीमेंट कराया। तो मतलब एक शॉर्ट स्टोरी थी, एंशिएंट टाइम पे कौन कौन आए थे, सबने अपने अलग अलग व्यूज दिए किसके बारे में, पब्लिक पॉलिसी। तो थोड़ा सा सोचो, जो पब्लिक पॉलिसी है वो कितने टाइम से चली आ रही है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है ना। ये था जब एंशिएंट टाइम था। जब ब्रिटिशर्स आए तब क्या हुआ, तब जमींदारी सिस्टम आया। जमींदारी सिस्टम क्या होता था, टैक्स वसूली, लगान, बहुत मूवी देखी है तुमने, है ना। लगान बेसिकली जो होता है लैंड से रिलेटेड है ना, लगान मूवी देखी होगी सबने। क्या होता है उसमें, क्रिकेट मैच होता है विच इज ऑल बेस्ड ऑन लैंड की, है ना, उस पर कर वसूली होती है जिसे लगान बोला जाता है ना। सो उसके ऊपर है। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो जमींदारी सिस्टम किया, उन्होंने जो जमींदार थे उनके साथ हाथ मिला लिया, या उनसे कहा कि तुम्हें 3 गुना लगान भरना होगा, है ना। फिर क्या हुआ, लगान वसूलते थे। तो वो सब जमींदारी सिस्टम था, मतलब बहुत अत्याचार किया ब्रिटिशर्स ने, बहुत ज्यादा रूल किया। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ इंडिपेंडेंस के बाद 1947-50 के आसपास बहुत सारी प्लान्स बनाए गए। जब आजाद हुआ सब स्टेट ने अपनी अपनी अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाई, है ना, कि अब हम ब्रिटिशर्स के अंदर बहुत ज्यादा हमने भुगत लिया, अब अपनी डिफरेंट पॉलिसीज हम लोग बनाएंगे। तो जब 50s में इन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज बनी वो, और 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, है ना। क्या रिफॉर्म आया था, एलपीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये समझ लो, यही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर से सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये जो हम डिस्क्राइब करेंगे, ये बेसिकली हम बात करेंगे 1950 और 1991, इन दोनों को बेस लेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की, जब आजाद हुआ तो 1950 में वेरियस 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई थी, और 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया जब हमने बनाई थी एलपीजी। तो 1950 में जो हमने वेरियस पॉलिसीज बनाई थी ना, उससे परेशान होकर उसके ड्रॉबैक्स की वजह से हम रिफॉर्म लेकर आए थे। तो उस रिफॉर्म में हमने बनाया था एलपीजी। एलपीजी इज गैस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन, छोटा सा व्यू पूछ रही हूँ, क्या होता है लिबरलाइजेशन, रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना। जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी किसी फॉर्म को एंटर करने के लिए, फॉर्म को एक्सपैंड करने के लिए, वो रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना या हटा देना। 50 में क्या था, 91 में हमने लिबरलाइजेशन लगाया, 50 में पूरे रिस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए 91 में हम लिबरलाइजेशन लेकर आए। 50 में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल था, गवर्नमेंट ओन था, ठीक है, प्राइवेट का वहां कोई रोल नहीं था। जो गवर्नमेंट था, तो आप ये बोल सकते हो सारी चीजें जो डिले होती थी, जो हमें रिस्पांस मिलना चाहिए था, रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो सब कैसा होता था, डिले। अब गवर्नमेंट का अगर हम बात करें, गवर्नमेंट का अगर कोई काम है ना, तो वो इन
शॉर्ट हमें पता होता है, अपने माइंड मेंटली ये प्रिपेयर हो जाता है कि वो चीजें ढीली होने वाली है। वही अगर प्राइवेट के हाथों में दे दो तो आप वो चीजें बहुत क्लीनली और बहुत स्पीडली वर्क करती है। तो 1950 में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल था, फिर 91 में जब रिफॉर्म आया तो हम लेकर आए प्राइवेटाइजेशन। 1950 में ग्लोबलाइजेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो वो 91 में आया। 1950 में ये माना जाता था कि हमें प्रिवेंट करना है, हमारी जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं उनको प्रिवेंट करना है कि बाहर की कोई भी कंट्री हमारी कंट्री में इंटरफेयर नहीं कर सकती है ना। तो इसके कुछ ड्रॉबैक से लग रहा था कि ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से 91 आया, और 91 में आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था। अब देखिए डिफरेंशिएट किया हुआ है 1950s की पॉलिसीज को और 1991। आपके बुक में 1990 लिखा हुआ है ना, उसको 91 कर लेना। जैसे पीछे के पेज में उन्होंने 90s लिखा होगा, इस टेबल के जस्ट अबाउ देखो लिखा है जो पैराग्राफ का सेकंड पैरा, द 1990s टू बी प्रिसाइज 1991 है ना, मार्क द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो ये 91 में आई थी, उन्होंने प्रिसाइजली लिखा है कि दैट कुड बी 91, सो इट इज 91 और 1990। तो 91 में क्या हुआ था, कुछ बेसिस लिया है 1950 और 1991 में क्या डिफरेंस था, वन बाय वन करेंगे। देखिए बुक में एविडेंट नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था 50s और 90s की बात करें, देखो 50s में क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का रोल होता है ना, बट विद द डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर। ठीक है, कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी थी, पब्लिक प्राइवेट थे, बट डोमिनेंस किसका था, पब्लिक सेक्टर का ज्यादा था। तो 1990 में क्या किया, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी। देखो अभी आपको लग रहा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है, फुल फ्रीडम है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी, अभी भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 50 में मिक्स थी और 91 में कैपिटलिस्टिक हो गई। इंडिया कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, मिक्स्ड थी, लेकिन उसमें क्या किया, फ्रीडम दिया गया। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का इन्वॉल्वमेंट हुआ रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी 50 में थी, मिक्स्ड इकोनॉमी 91 में थी, बट 50 में कैसी थी, पब्लिक जो ओनरशिप है वो ज्यादा था, पब्लिक डोमिनेंस ज्यादा था, गवर्नमेंट का डोमिनेंस ज्यादा था, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। 91 में उसको भी सिमिलर इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। सेकेंड देखिए, डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस। ठीक है, मिड 50s में क्या होता था, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती थी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करती थी वेरियस काइंड ऑफ। और 1991 में क्या किया हमने, वेरियस काइंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म्स को प्रमोट किया। मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है कि मार्केट के हाथों में छोड़ देना। मार्केट की अगर हम बात करते हैं लाइक डिमांड एंड सप्लाई, है ना, लेट द मार्केट प्ले इट्स रोल। तो 1991 में मार्केट मैकेनिज्म आ गया था। देन थर्ड देखिए, ओपननेस ओरिएंटेशन की ओपननेस कितना था। 50s की अगर हम बात करें ज्यादा ओपननेस था नहीं, इकोनॉमी कैसी थी, क्लोज थी, वेरियस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस थे। 91 में ओपन इकोनॉमी हो गई थी। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, एक्वायरिंग कमांडिंग हाइट्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखिए जो गवर्नमेंट का रोल था बिजनेस में वो कैसा था कि बहुत ज्यादा ना उसका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था, गवर्नमेंट पावर में थी ज्यादा, है ना। तो उसमें क्या होता था, हर चीज में डिले होता है, तो इस वजह से क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन के हाथों में चीजें सौंपी जाने लगी 1991 में। देन देखिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट विद प्राइवेट बिजनेस। मिड 50s में कैसा था, रेगुलेशन एंड कंट्रोल था, बहुत ज्यादा रेगुलेट करते थी, कंट्रोल में बहुत ज्यादा था। 91 में इसलिए हमने लिबरलाइजेशन लेकर आए, तो जो कंट्रोल पार्ट है उसको हमने थोड़ा सा क्या किया, छूट दे दी, थोड़ा सा कम कर दिया हमने, उसको फ्री कर दिया थोड़ा सा। अब देखिए आगे इसमें क्या है, एक आपकी टेबल 2 की तरह है, इकोनॉमिक पॉलिसीज एज लाइव्ड एक्सपीरियंसेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर ध्यान से देखो और समझो तो ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क। मैंने तो कर दिया अपना होमवर्क, मैं करके आई हूँ ये वाला होमवर्क, बट तुम भी करके आना। कुछ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, 1970 और 1990 के डिफरेंसेस के बारे में बता रहा है
कि अपने पापा से या अपने दादा दादी से, दादा से ज्यादा पूछना, पापा से या दादा से, वो ज्यादा अच्छे से आपको रिप्लाई कर पाएंगे कि 70 में इसका इम्पैक्ट कैसा था और 90 में क्या होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें पूछा है सीमेंट एंड स्टील फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, तो 70s में क्या इफेक्ट था और 90s में क्या इफेक्ट था कि हाउस कंस्ट्रक्शन जब होते थे तो 70s की अगर हम बात करें तो कैसे कंस्ट्रक्शन हमारा होता था, जो प्राइसेस थी आप बताइए क्या कैसी होती होंगी? हाँ, बहुत कम चार्जेस होते थे, लेबर बहुत इजीली मिल जाते थे, लेबर रेट भी बहुत कम थे। लेकिन अभी कहने को लेबर बहुत है बट लेबर चार्जेस उतने ही हाई हो गए हैं ना। तो इवन 90s में भी जो चीज 70 में आपको इजीली अवेलेबल थी 90 में अवेलेबल नहीं हो पा रही है, हो रही है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है ना। अगर 70s की बात करें, 60s 70s की बात करें तो जो जैसे अगर आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, अगर उन लोगों ने कोई जमीन की अगर हम बात करें, जब उस टाइम पे अगर कोई जमीन आपने 2 लाख या 5 लाख में खरीदी, आज उसी लैंड की वैल्यू इवन अराउंड 1 करोड़ है। सो सी द रिफॉर्म है ना, कितनी वो आ गया। बस उसके बारे में एक लाइव एग्जांपल्स के बारे में है कि 70s में क्या होता था, 90s में क्या होता था। अगर सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, उनके साथ बैठोगे, उनसे पूछोगे। अच्छा, अगर कार की बात करें कि उस टाइम पे अगर स्कूटर खरीदना था तो कैसा होता था, इजीली मिल जाता था, महंगे होते थे, कैसे होते थे 70s की अगर हम बात करें तो स्कूटर कार खरीदने के लिए 5-5 10-10 साल की वेटिंग मिलते थे। अगर आपको इमरजेंसी में खरीदना है कि नहीं मुझे इंस्टेंटली चाहिए, मुझे इमरजेंसी है, तो ब्लैक में सेल होते थे। और अब वही 90s में अगर आप बात करो तो मिल जाते थे, है ना। फोन कनेक्शंस की बात करो, फोन कनेक्शंस नहीं मिलते थे, ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते थे गवर्नमेंट ऑफिस में, भैया कनेक्शन लगा दो, लैंडलाइन कनेक्शन दे दो। 90s में मोबाइल फोन आ गए थे बट जो कॉल रेट थी वो कितनी थी, 15 रुपीज थी, ज्यादा थी, उसके कंपैरिजन में आज बहुत कम है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग आउट, बाहर जाना, फ्रीक्वेंटली खाना, 70s की बात करो, हाँ जाते थे, होता था बहुत कम या ना के बराबर, है ना। उस टाइम पे जब अगर हम बात करें तो जो अगर बेसिकली क्या होता है, इंडियंस को समोसा ज्यादा पसंद है ना, तो समोसा क्या होता था वहां पर उस टाइम पे 1970s में 25 पैसा एक प्लेट का, है ना। और वहीं 1990 में उसका प्राइस बढ़ गया ना, क्यों बढ़ गया, 5 से 10 रुपए हो गए पर प्लेट, क्यों हो गया, हाँ डिमांड नहीं, रिफॉर्म्स आया ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। हम फॉरेन से समोसे मंगवाएंगे, यहाँ के समोसे क्यों खाएंगे, है ना, ऐसा ही है ना। ऐसा होता था, इंडिया का ही होता था। कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म का भी था कि क्या होता है, बहुत सारे कंपटीशन लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पिज्जा मिल सकता है तो वहाँ समोसे नहीं मिलते होंगे, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, मिलते हैं सब जगह। सो मोड्स ऑफ रिक्रिएशन की अगर हम बात करें, टाइम पास, उस टाइम पे टाइम पास कैसे होता था, जैसे आप लोगों के होते हैं ना, क्या बोलते हैं बॉयज को, वीडियो गेम ज्यादा प्ले करना अच्छा लगता है, वीडियो गेम्स पार्लर्स होते हैं ना, बट उस टाइम पे होते थे नहीं, वीडियो गेम पार्लर होते थे, गिल्ली डंडा, कंचा और ये सब होते थे। 1990s में नहीं थे, वेरियस स्टेशंस नहीं हो पा रहे थे, बट थोड़ा स्टार्ट हो गया था, है ना। जैसे पीएस है, आपके वो चीजें नहीं होती। चलिए थोड़ा सा हो गया डिस्कशन, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। गिल्ली डंडा कौन खेलता है, गिल्ली डंडा आज के टाइम पे कोई खेलता है, तुम लोग खेलते हो, सर्दियों में शुरू होता है, आजकल तो बस कॉमन गेम हो गया है मोबाइल फोन, उसमें वो सांप, पहले तो एक ही गेम आता था वो सांप वाला, है ना,
पर हमने तो हर तरह के गेम खेले, खो खो भी खेले हैं, है ना। और हाँ, अपनी जो जनरेशन है वो बेस्ट है। पहले की भी सारे देखे हैं और आगे मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी वाला भी सब देखा है ना। चलो हाँ, मैं बड़ी हूँ तुमसे, बड़ी हूँ बट हूँ इसी जनरेशन की ना। क्या बोल रहे हो गौरव? जो तकबर को तो तुमने भी देखा है, बताया तो तुम लोगों ने ही है। जीबी भी आता है। हाँ, मैं तो ब्रिटिशर्स के साथ घूमती थी ना। लक्ष्मीबाई भी देखी। हाँ, लक्ष्मीबाई भी देखी है मैंने, उसके पीछे बैठ के दौड़ रही थी। वो मुझे ट्रेनिंग करती थी कि ये वाला टाइम तो नहीं आएगा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चों को झेलना पड़ सकता है जब तुझे लक्ष्मीबाई का रूप लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसने मुझे ट्रेनिंग दी। फिर तो राम और लक्ष्मण से मिले हो गए। हाँ, मैं हनुमान जी से मिल के आई हूँ, उनकी तरह मैंने अमृत ले रखा है। अमर है ना। तो बात दीदी का पूछ रहे हैं कि हाँ सही कैसे सब कुछ था। मैंने देखा था उन्होंने कैसे आंदोलन करे थे, है ना। पैदा हुए थे तब मैंने खिलाया था उनको। चलो बैक टू द पॉइंट, बहुत हो गया मजाक, ठीक है। स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस, ठीक है, कि जो बिजनेस के लिए जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसके स्पेक्टर्स यानी कवरेज के बारे में बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसको कितना कवर करती है वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस। स्पेक्टर में पर्टिकुलर मीनिंग क्या है? कवरेज देखिए, अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, अच्छा एक होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, एक होता है बिजनेस पॉलिसी, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम बिजनेस सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होती है और गवर्नमेंट जो होती है वो सबके लिए होती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा ये बताओ फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी वेरी गुड, ये गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। देखिए जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है ये कैसे कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट मतलब जो ओवरऑल कंट्री को कवर करता है, ओवरऑल कंट्री से रिलेटेड है, तो मैक्रो कॉन्सेप्ट हुआ जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। और एक आता है आपका सेक्टर मैनेजमेंट। सेक्टर मैनेजमेंट मतलब जिस पर हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, से फॉर एन एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर, तो वो सेक्टोरल मैनेजमेंट या सेक्टर मैनेजमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर तो उसे हम कहेंगे सेक्टोरल या सेक्टर मैनेजमेंट। तो इसमें आते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ये फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। क्या होती है फिस्कल पॉलिसी बताइए? मनी रिलेटेड। तो मॉनेटरी क्या होता है? मॉनेटरी होता है वो जिसमें ग्रोथ के लिए जो फिस्कल पॉलिसी होता है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करना चाहती है ना, दैट वुड बी रिलेटेड विद द टैक्स और नॉन टैक्सेशन पॉइंट। देखो इसमें तुम कहाँ हाईलाइट करो, देखो इसको हाईलाइट कर लो, पेज नंबर 4.6। फिस्कल पॉलिसीज इज दैट
पेज नंबर 4.6 टॉप मोस्ट में है, उसमें एक कॉलम बना हुआ है ना थिंक करके, उससे ऊपर जो टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को बताना है ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग एंड से फिस्कल पॉलिसीज के बारे में बता रहा है। वो क्या है? दैट इज द पॉलिसी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। कि फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, टैक्स से रिलेटेड हो या नॉन टैक्स जो भी रेवेन्यूज हैं, उसके बारे में जो भी हम बात करते हैं, जो चीजें होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। नॉन टैक्स रिलेटेड का मतलब है जैसे आपका चालान कट जाता है ना, तो चालान जो पेमेंट होती है उसे हम बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। जीएसटी इज टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये होता है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, और जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स है वो सब हमारे फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा? दैट इज द पॉलिसी रिलेटेड टू दी सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना। आरबीआई का जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि मनी सप्लाई को कैसे अफेक्ट करता है, सप्लाई बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट है या क्रेडिट पॉलिसीज है, उन चीजों के परसेंटेजेस पर पूरा डिपेंड करता है। उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करके हम सप्लाई को, हम मींस आरबीआई सप्लाई को बढ़ा या घटा सकती है। पता नहीं सब वैनिश हो गया? पता है। वैनिश हो गया हो तो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये होता है आपकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में एक जो आपको याद रखना है वो क्या है? देखिए इसमें क्या कह रहा है। अभी जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 आया तब गवर्नमेंट ने क्या किया था? कुछ अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था उसको भी हाईलाइट कर दो। जो ये थिंक करके जो बॉक्स बना हुआ है, इसके नीचे वाले पैरा में थर्ड लाइन, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ फिस्कल स्टिमुलस पैकेज टू रिवाइव द इकोनॉमी। फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, ये कौन सा पैकेज है? जो डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज करता है। मींस पूरी इकोनॉमी में जो क्राइसिस आ गया था ना कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से जो क्राइसिस आया है, उस क्राइसिस को रिलीव करने के लिए या उसके पार्ट में वर्क करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो भी इकोनॉमी में जो क्राइसिस आया है, उस क्राइसिस को हैंडल करने या उसको थ्रो बैक करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था? इस जो पैकेज निकाला था फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, इसमें अराउंड 20 लाख करोड़ का उन्होंने क्या किया था? एक्सपेंडिचर किया था। डिफरेंट सेक्टर्स बताए थे। अगर आप गूगल करोगे या पीछे देखोगे, न्यूज में आया था उस टाइम पर, है ना। कुछ 5 सेक्टर्स थे जिनमें उन्होंने कहा कि हम इस पे इतना एक्सपेंडिचर करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी जो ठहर सी गई है ना, उसको दोबारा हम ग्रोथ की तरफ ला सकते हैं। तो इसकी वजह से जब गवर्नमेंट को करना क्या है, जब डिमांड और सप्लाई को बढ़ाना है, उस टाइम पे क्या हुआ? बहुत सारी कंपनीज है, बिजनेस है, बिल्कुल ठप हो गई थी, बंद हो गई थी। हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई थी? बिल्कुल ठहर सी गई थी, रुक गई थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये पैकेज लाया, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, इकोनॉमी थोड़ी ग्रो होने लगी, डिमांड बढ़ा, उसका सप्लाई साइड भी बढ़ा, इसलिए पैकेजेस लेकर आए थे, ठीक है। इसमें इतना ही है। देखिए अब मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक 4.7 में आपका एक टेबल है, वो ओवरव्यू है जो आप इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ने वाले हो। 5 आपके इकोनॉमिक मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स हैं। जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट। अच्छा ये बताओ, जीडीपी अगर बढ़ेगी तो अच्छा है कंपनीज के लिए, बुरा है? अच्छा है। तो जीडीपी कैसी होनी चाहिए? डायरेक्शन कैसा होना चाहिए इसका? बढ़ना चाहिए, है ना। बुक को देख के मत बोलो, ठीक है। खुद थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो, ज्यादा खर्च नहीं होगा, थोड़ा सा ही लगेगा। जीडीपी कैसी होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, है ना। बढ़ेगी तो अच्छा है बिजनेसेस के लिए, हर चीजों के लिए। इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए? तुम बताओ। घटना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए। कांस्टेंट नहीं बोलेंगे हम उसको, मॉडरेट। क्यों?
बुक में देख के बोल रहे हो? नहीं मैम, अगर महंगाई का मतलब कि ये डिफ्लेशन हो गया तो उस टाइम सब कुछ की प्राइस हो, इन्फ्लेशन बढ़ जाना यानी बहुत महंगाई हो जाना भी गलत है, इन्फ्लेशन कम हो जाना भी गलत है। क्यों है अभी करेंगे। तो मतलब ये कैसा होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, है ना। ठीक है, टैक्स कम कम होना चाहिए। ये भी मॉडरेट नहीं कम, क्यों मॉडरेट क्यों और कम क्यों? जितना कम उतना अच्छा। मॉडरेट क्यों? देखिए हम जो यहाँ बात करें कि गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से ही है ना, बट हम जो यहाँ बात करें व्हाट द टॉपिक इज मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस, मींस वी आर टॉकिंग टू द किसके इम्पैक्ट या किसके तरफ से या किसको ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, बिजनेसेस कि बिजनेसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो बिजनेसेस का इम्पैक्ट क्या होगा। तो बिजनेसेस बीइंग अ बिजनेसमैन ही चाहेंगे ना कि टैक्स हमें कम से कम पे करना पड़े, तो टैक्स कैसी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। इंटरेस्ट लेस, क्यों लेस क्यों? कि हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, हमारे पास रह जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। देखो इंटरेस्ट अगर हमें कम पे करना पड़ेगा तो मींस हमारी जो इनकम है वो ज्यादा बची ना। या अगर मैं ये कहूँ कि जहां पहले अगर 10% इंटरेस्ट पर मुझे लोन मिल रहा था, अभी मुझे इंटरेस्ट 8% पर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 करोड़ इंटरेस्ट लोन लेने वाली थी तो यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा ही लूंगी ना कि इंटरेस्ट कम है। मींस अगर इंटरेस्ट कम है तो जो बिजनेस फर्म है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। जब मार्केट में पैसा आएगा अगर लोन कम है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन होगा, देन सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो किसकी इनकम बढ़ेगी, बिजनेसमैन की भी बढ़ेगी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर्स है उनकी भी इनकम बढ़ेगी। प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है भैया, लेबर जितने भी हो तुम सब आ जाओ, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली लेबर्स की भी इनकम बढ़ रही है ना, ये सुनो, उनकी भी इनकम बढ़ी, मतलब इनकम बढ़ रही है, देन फिर अगेन वो साइकिल पूरा घूमेगा। तो एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में जो बेसिकली पहले आया था कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप हम बोलेंगे, है ना, कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो पैसे कम मिलेंगे ना, कम इंटरेस्ट ज्यादा इंटरेस्ट पर हम कम ही पैसा निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास इनवर्स, पॉजिटिव, नन, बोथ, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इजी है ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमी कैसी होगी, पब्लिक की फीलिंग क्या होगी, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा, है ना। जब जीडीपी बढ़ेगी तो ये लगेगा कि हाँ अगर जीडीपी बढ़ रही है दैट मींस जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो जो इकोनॉमी है वो पूरी कैसी होगी, एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट मतलब पॉजिटिविटी। जब जीडीपी बढ़ रही है दैट मींस हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, एक पॉजिटिविटी आएगी वहां पर, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ने लगेगी कि जीडीपी बढ़ रही है यार, हमारे पास अच्छा खासा इनकम है तो यहाँ हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन मॉडरेट ही अच्छा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, हाँ इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कॉस्ट है वो सोचो कहाँ जाएगा। वहीं अगर इन्फ्लेशन हम कम की बात करें तो क्या होगा, पैसा जेब में रह जाएगा, पैसा जेब में रह जाएगा। अरे सबके पास पैसा हो तो कोई क्यों काम करना चाहिए। देखो हाँ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, moderate for too low and inflation shall have a sedation effect on the economy and too high and inflation will give rise to the uncertainties, rise in the cost and erosion of the profits। क्या होगा कि अगर बहुत कम हो गया इन्फ्लेशन, कम होगा तो इकोनॉमी जो है वो थम से जाएगी, रुक जाएगी, चीजों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बढ़ने से बहुत ज्यादा उसका अनफेवरेबल इफेक्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट ही अच्छा है। टैक्सेस जितना कम होगा उतना ही
बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट अपना बढ़ा पाएंगे। तो क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे और उनको इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स अच्छा मिल जाएगा। इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट कम होगा तो हमें कम कॉस्ट पर फंड्स इजीली मिल जाएंगे और इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा सकेंगे। एक्सचेंज, देखो ये जो है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट फॉरेन एक्सचेंज। हाँ फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हो। एक्सचेंज जो रेट है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो बोल सकते हो। एक्सचेंज रेट जो है ये हम बोलते हैं कि मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। इसकी दो कंडीशंस दी हैं आपकी बुक में, दो पॉइंट्स हैं, देखो तुम्हें यहाँ पर हाईलाइट करवा देती हूँ, एक मिनट। पेज नंबर 4.6 में देखो, moderate exchange rate, that is moderately high external value of the domestic currency stimulates business in two major ways। मीन्स जो आपकी एक्सचेंज रेट अगर मॉडरेट है आपकी बिजनेस फर्म को दो तरीके से अफेक्ट करेगी, ठीक है। वो कौन से दो तरीके हैं देखिए। वन बाय मेकिंग द इंपोर्ट्स डियरर। इंपोर्ट्स डियरर का मतलब व्हाट इज डियरर? डियरर मीन्स एक्सपेंसिव। इससे क्या होगा कि जो आपके इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इट एनकरेजेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूइंग प्रोडक्शन। मतलब हम इंपोर्ट्स अगर महंगे होंगे तो इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। तो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट होगा कि हम इंपोर्ट ना करके उस प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शन बढ़ा दें। सेल्फ रिलायंस समझ रहे हो कि हम इंपोर्ट कब करेंगे, जब हमारे पास उसका प्रोडक्शन कम है। तो इंपोर्ट है महंगा, तो इंपोर्ट महंगा है तो हम इंपोर्ट क्यों करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या होगा हमारे पास कि हम उसका प्रोडक्शन ही बढ़ा दे तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इस लाइन को चाहे कॉपी में लिख लेना, कहीं भी लिख लेना, ये लाइन जब ये वर्ड्स भूल जाओगे तो ये समझ नहीं आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, पहला वे कौन सा है, वन बाय मेकिंग द इंपोर्ट्स डियरर। इंपोर्ट्स को डियरर कर देता है, डियरर मींस वो एक्सपेंसिव हो गया। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव है तो क्या इंकरेज करता है भाई, अगर इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव है इट एनकरेजेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूइंग प्रोडक्शन, यानी इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट होगा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक कंट्री। सेकंड देखो क्या है, टू बाय मेकिंग द एक्सपोर्ट्स चीपर। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हैं, तो चीपर होगा तो क्या होगा, इट एनहांसेस द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। इसको देखो ऐसे समझते हैं, ऐसे आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, कुछ को हो रहा है कुछ को नहीं हो रहा है क्लियर। देखिए इंपोर्ट का तो समझ आया, इंपोर्ट महंगे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट क्यों करेंगे दूसरी कंट्री से, हम अपनी कंट्री में क्यों मंगवाएंगे चीजें। हमें अगर देखो डॉलर की अगर बात करें, एक डॉलर फॉर एग्जांपल 75 रुपीज का है, ठीक है, करंट रेट जो भी हो मान लेते हैं कि 75 रुपीज का है। मुझे अगर यूएस से कुछ मंगवाना है, यूएसए से मुझे कुछ चीजें इंपोर्ट करानी है, ठीक है, और अगर उसकी कॉस्टिंग आई है अराउंड उसकी अकॉर्डिंगली उसको $200 का पड़ा है, ठीक है, तो हमें उसके लिए कितना देना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा। मीन्स हमें बहुत ज्यादा है, उनके $1 के लिए हमें अपने 75 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे। बेटर ऑप्शन होगा कि उसका प्रोडक्शन ही बढ़ा लें हम अपनी कंट्री में। तो ये इंपोर्ट तो आपको समझ आएगा। एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो चीपर होते हैं अगर हमारे जो एक्सचेंज रेट फेवरेबल होते हैं। तो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारे यूएसए है, वही है $1 कितने का, 75 रुपीज का। एक बार में समझ आएगा तो आ जाएगा, दोबारा नहीं आएगा तो ध्यान से सुन लेना। इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया जिसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 75,000, ठीक है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 75,000 का जो भी प्रोडक्ट था वो एक्सपोर्ट कर दिया। अब यूएसए कितना पे करेगा, अगर ये है तो 1,000 पे करेगा, $1,000 पे करेगा, है ना। इतना समझ आया, 1,000 आया कहां से। अगर जो आपकी एक्सचेंज रेट है अगर ये हो जाता है, ये तो केस 1 है, ठीक है,
केस 1 या सिचुएशन 1 कुछ भी बोल सकते हो। अगर डॉलर हो जाता है 70 रुपीज, ठीक है, तो अब इसी के लिए तो इसको कितना पे करना पड़ेगा यूएसए को, इंडिया को कितना पे करेगी, थोड़ा सा समथिंग 1070 पॉइंट कुछ लगा लो, इतना कुछ पे करना पड़ेगा। मींस इससे ज्यादा इसको पे करना पड़ रहा है। अगर इसकी वैल्यू कम हो गई है तो यूएसए क्या करेगा, अरे भाई यहाँ तो बड़ा महंगा पड़ गया, हमें $70 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना। तो इसलिए अगर इसकी वैल्यू कम है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें सस्ता पड़ रहा है, तो ये क्या करेंगे, जितनी भी कंट्रीज है उनको लगेगा कि ये बहुत सस्ता है, हर कोई क्या करेगा, इंडिया से ही एक्सपोर्ट कराना चाहेगा। शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा जब तक एक्सपेक्ट कर एक्सपोर्ट कम कर देंगे, Ex- तो हर कोई क्या करेगा, यहाँ इंडिया से ही प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। तो इससे क्या होगा, देखो दो फायदे हैं, क्या एफडीआई प्रमोट हो रहा है, फॉरेन का पैसा हमारे पास आ रहा है ना, और domestic में जो goods produce हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी हमें बेनिफिट में जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है, एक लेवल जो है वो बढ़ जाएगा कि हर कोई हमसे ही खरीदना चाहेगा। ठीक है, इसमें देखो एक लाइन और कह रहा है, बिसाइड्स इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स, इसके अलावा और किस चीज में मदद कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारा एफडीआई तो आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्लस द कंपनीज डिजायर्स ऑफ सीजिंग द मार्केट, कंपनी ने क्या सोचा था, इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट करना चाहा था ना पहले, इंपोर्ट में क्या चाह रहे थे, इंडिया है, यूएसए है, यूएसए सोच रही थी कि हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इंडिया की जो मार्केट है उसको पूरा सीज कर लेंगे, पूरा कब्जा लेंगे, हम उस पर पूरा राजा बन जाएंगे। लेकिन इंडिया ने क्या कहा, नहीं हमें महंगा पड़ रहा है, हम खुद ही बना लेंगे, तुम जाओ। तो इनका जो विचार था टू सीजिंग द मार्केट वो फेल हो गया, फेल हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं, बट inhibiting by traffic walls can do so by setting up the businesses here। तो क्या कह रहे हैं, ठीक है ये चीजें तो हो गई, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, ठीक है तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आके अपना बिजनेस सेटअप कर लो। तो यूएस क्या करता है, इंडिया में जाके अपनी सब्सिडरी कंपनी या जॉइंट वेंचर करके इनके साथ क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। उससे हमें क्या फायदे होंगे, अगेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। जो चीज हम तुमसे जब इंपोर्ट कराते, तुम्हें हम $1000 देते, अब हम तुम्हें $1000 क्यों देंगे, हम तुम्हें किसमें बिलिंग करते, डॉलर में, है ना। तुम्हें तुम्हारे वहां पर पैसे भेजते, वहां से तुम्हारी चीज मंगाने पर हमें $1000 दे देते। अब तुम हमारे इंडिया में आकर चीजें बनाओगे, प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्शन करोगे हमारी कंपनी के साथ मिलके, हम तुम्हें 1000 नहीं $900 देंगे। तो अल्टीमेटली हमें बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर आकर एफडीआई बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, हमारी जो सब्सिडी कंपनी में आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, प्लस हमें कुछ बेनिफिट भी हो रहा है। तो ये जो 4-5 लाइनें लास्ट की, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, इनको पढ़ लेना कि चीजों में क्या क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए कहा जाता है जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो मॉडरेट ही अच्छा, जिसमें देखो दो चीजें बताई है, टेबल पे पूरा शॉर्ट दे रखा है आपको, क्या क्या, प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि इंपोर्ट महंगा है तो प्रोटेक्शन भी हो गया कि हम उस चीजों को नहीं खरीद रहे, वो यहाँ आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सेकंड क्या हो गया, इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्ट, तो हमें इंसेंटिव मिल गया ना, एक्सपोर्ट के साथ में बहुत चीजें मिल गई। अगर यहाँ पे आकर कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो जहां हमें $1000 देना पड़ता है, हम उनको सिर्फ 900 देंगे। क्यों, तुम्हें यूएस भेज रहे थे हम पैसे, तो वहां से अगर प्रोडक्ट आ रहा था तो हम उसके लिए 1000 पे करते, बट अब हम 900 ही पे करेंगे। ठीक है, समझ आया, चलिए नेक्स्ट देखिए, बस थोड़ा सा ही बचा है आपका। ओके, देखिए जो इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस है, इसमें आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये आप लोग रीड करेंगे, वही चीजें हैं सारी। लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरा रीड आउट करना। जो भी अगर डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में हम उसको ले लेंगे टॉपिक को। ठीक है, उससे पहले का कवर करते हैं। देखो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्पैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस, ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, उसको कैसे फॉर्मुलेट की जाती है। एक पेज ही करोगे, नहीं, इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके अलावा जो भी उसके आगे है इशू हो गया। हाँ बस एक ही पेज है, पेज इशू नहीं, एक पेज क्यों है, अभी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज करेंगे। ठीक है,
देन इकोनॉमिक चेंज में इकोनॉमिक चेंज या जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था तभी तो इकोनॉमिक चेंज हुआ था, तो एलपीजी आया, उसके बारे में बात करेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये ना जो आपका इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को ही इसने कहा है इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो पीछे आपका दिया है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये कौन होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, OFDI यानी आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, सिर्फ बाहर की कंट्री इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकती, इंडिया भी तो बाहर जाके कर सकती है ना, सो दैट इज आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनके सिर्फ मीनिंग में नहीं बता रहे, ये मीनिंग ही इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें और कुछ है भी नहीं, बस मीनिंग बताए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे भारतीय एयरटेल था, ठीक है, मारुति थे, पीवीआर सिनेमाज होते हैं, जैसे पीवीआर सिनेमा जो है श्रीलंका में उसने पहली अपनी प्रॉपर्टी ली थी, उसके बाद उसने, जैसे अगर सन फार्मा है तो उसने चाइना सिस्टम मेडिकल होल्डिंग्स लिए थे, तो ये सब बताया है कहां कहां पर जाकर कहां कहां अपना FDI किया था बाहर, और कुछ नहीं है, ठीक है, इसकी मीनिंग ही यही है। FII मैं क्लियर करूंगी वो क्या होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं ये बेसिकली। IFDI में जो मीनिंग है वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ग्लोबलाइजेशन के बोल रहा है, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, कुछ आपको फ्यू सेक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये वेरी 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 वेरी, जितना वेरी कहो उतना कम ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुम्हें इजीली 2 क्वेश्चंस तो फाइनल में मिल जाएंगे, 2 का मैं गारंटी ले रही हूँ, ज्यादा मिल गए तो आई डोंट नो, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। ये क्या है, हम सीक्वेंस में आते हैं स्टेप बाय स्टेप, तुम पहले ही तुम लोगों ने छलांग लगा ली वहां पर, चलो अब ये स्टार्ट किया तो यही बता देती हूँ इसमें क्या है, या बचा हुआ फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। देखिए ग्लोबलाइजेशन आपको पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जैसे बाहर का पैसा यहाँ आता है, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई जॉइंट वेंचर किया, किसी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर किया, यहाँ पैसा लगाया, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। जो चीजें होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कह रहा है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमने FDI को बैन कर रखा है कि तुम आओ पैसा लगाओ हमारी कंट्री में, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर हाथ भी मत लगाना, बैन है। वो सेक्टर्स कौन से हैं, ये वो सेक्टर्स हैं, इनमें नहीं लगाना। हाँ, here are few sectors where FDI is prohibited under both the government route as well as automatic route। अच्छा, इसमें 2 रूट्स हैं FDI की, जब हम बात करते हैं तो इसमें हम 2 रूट्स की बात करते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, मतलब ये रूट्स क्या है, FDI क्या होता है कि जैसे बाहर की कोई कंट्री है, जैसे हमने US कहा, या बहुत सारी MNCs हैं यहाँ पर, है ना, जैसे हमने टोयोटा की बात की, टोयोटा थी, वो आकर किर्लोस्कर मोटर के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है, ये ग्लोबलाइजेशन ही हो रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पर, उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये 2 तरीके से पॉसिबल है, गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट की वो ऑटोमेटिकली आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना वो कर सकते हैं, है ना, एज ए इन्वेस्टर वर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूट, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से पूरा जो है क्लैरिफाई कराना पड़ता है कि इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, इतना मुझे ये करना है, जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट जहां पर ओपन है उनके लिए गेट, वो आओ और इन्वेस्ट करो, तो ये 2 रूट्स हैं। तो जो ये आपको नीचे सेक्टर्स गिवन है ना, ये चाहे गवर्नमेंट रूट हो चाहे ऑटोमेटिक रूट हो, इन दोनों ही रूट से क्या नहीं इन्वेस्ट कर सकते, बैंड है कंप्लीटली। वो क्या क्या है देखो, एटॉमिक एनर्जी, भैया ये सब कुछ हम ही कर लेंगे, तुम आके इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही गिराओगे, है ना, तो इनमें तुम रहने दो। लॉटरी बिजनेस हम खुद ही संभाल लेंगे अपना, तुम रहने दो। गैम्बलिंग एंड बेटिंग यहाँ कम नहीं होती, तुम्हारी भी कसर नहीं है, रहने दो, तुम वहीं रहो, ठीक है। और बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी, ये क्या होता है, देखो जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा या हो सकता है आपकी कोई मम्मी या पापा करते होंगे, ये एक तरीके से क्या होता है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हर महीने की, जैसे इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, जैसे
इसको कुछ एक वर्ड बोलते थे, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। जैसे आपस में 10 लोग मिलकर क्या करते हैं, हमने एक बैंक टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं, एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उन 10 में से किसी को जब नीड होगी एज ए लोन वो उसमें से पैसा उठा सकता है। SMG मैम कमेटी कहते हैं। कमेटी, या एग्जैक्टली कमेटी जो ओपन करते हैं ना वो, है ना, तो उसे बोलते हैं हम, जैसे निधि कंपनी हो गया, बिजनेस ऑफ चिट फंड, तो उसमें फॉरेनर्स या एफडीआई अलाउड नहीं है। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, 6th पॉइंट में क्या कह रहा है, एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है, बट एक्सक्लूडिंग मतलब ये जो ब्रैकेट में गिवन है ना इनमें कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर फॉरिकल्चर आ गया, फॉरिकल्चर इज रिलेटेड विद द फ्लावर्स, है ना, हॉर्टिकल्चर, सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिस्कीकल्चर, फिश, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम्स और प्लांटेशन एक्टिविटीज, है ना, अदर देन टी प्लांटेशंस। तो इनमें वो क्या कर सकते, प्लांटेशन एक्टिविटीज में नहीं कर सकता, बट अदर देन टी प्लांटेशन में वो कर सकते हैं। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस, देखो हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस, जैसे अगर टाउनशिप की हम बात कर रहे हैं, जो सोसाइटीज बनती हैं, टाउनशिप है, उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जब हमारे यहाँ की हाउसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं या प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, उसमें वो लोग नहीं कर सकते। रोड, ब्रिजेस, कमर्शियल प्रीमाइसेस हो गए या टाउनशिप है, उसमें इन्वेस्टमेंट उनकी हो सकती है। आपने ये बोला एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते, बाकी इनमें कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते, फार्मिंग में इनमें नहीं कर सकते, बट फॉरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिस्कीकल्चर जो ब्रैकेट में गिवन है इनमें ये लोग एफडीआई अलाउड है, ठीक है। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार और इसके जो बहन भाई जो भी है टबैको वो सब उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए ये सेक्टर्स कौन से हैं। इसमें क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो एफआईआई क्या होता है, देखो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या होते हैं, ये लोग एक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे अगर हम कहें कि म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेजिंग फंड इंस्टीट्यूशंस हो गए, पेंशन फंड इंस्टीट्यूशंस हो गए, बट कहाँ के, किसी अदर कंट्री के, ठीक है, किसी अदर कंट्री के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। से फॉर एन एग्जांपल कोई अदर कंट्री के हैं, XYZ कंट्री के हैं, इन लोगों ने क्या किया, इंडिया में आए, इन्होंने देखा रिलायंस का शेयर 1800 रुपीज है, ठीक है। ये लोग आए और इन्होंने इंडिया में क्या किया, इन्वेस्ट किया, रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, 20 करोड़ 50 करोड़, ये में भी अबाउट बहुत लार्ज नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट होता है इनका, इसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया तो ये क्या होगा, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बढ़कर क्या हुआ, ये 2000 हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बेच दिया, अपना पैसा उठाकर चले गए किसी अदर कंट्री में इन्वेस्ट करने। इनका काम यही होता है, इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस बूम करेंगे, बेच देंगे, ये प्राइसेस गिर जाएंगे एकदम से। जैसे ये क्या हुआ था, ये इसमें एक अभिषेक की मूवी थी ना, बिग बुल, गेम का भी होता है, हाँ रिसेंटली भी वो भी चला। हाँ, तो उसमें भी बेसिकली यही करते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स का काम होता है अलग अलग, अब ये क्या करेंगे, किसी और कंट्री में चले जाएंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे, वहां से पैसा उठा लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर किसी और कंट्री चले जाएंगे, तो इनका काम होता है यही। तो जो गवर्नमेंट है वो अगर एफआईआई आती है तो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, उसकी इन्वेस्टमेंट को नहीं चाहती या इन्वेस्ट नहीं करवाना चाहती। वहीं अगर एफडीआई आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सेप्ट करती है एज कंपेयर टू एफआईआई, क्योंकि पता है कि जो एफआईआई है जैसे ही प्राइस बूम अप करेंगे ये भाग जाएंगे अपना पैसा उठा के, लेकिन जो एफडीआई है, जो अगर कोई बाहर की कंट्री यहाँ की इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कोई कंपनी स्टार्ट कर रही है, तो ऐसा तो यानी कि वो भाग जाएगी, है ना, कि उठा के अपना चले जाएगी सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता। इसको रीड आउट करना, समझ आ जाएगा। अच्छा, और ये क्या होती है, जो एफआईआई है ना, ये रजिस्टर्ड होती है बट बाहर किसी अदर कंट्री में रजिस्टर्ड होती है। तो देखो ये these are registered abroad
विद a व्यू ऑफ इन्वेस्टिंग। फुल रिसर्च करते हैं पहले कि अब हमें कौन सी कंट्री में धावा बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ पैसा लगाना है, ठीक है। These funds park their funds to fuel a bullish market, मतलब फ्यूल का काम करता है। इन्होंने ये जो पैसा लगाते हैं इतना लार्ज अमाउंट होता है, एक फ्यूल का काम करता है कि बुलिश मार्केट क्रिएट कर देता है। फिर नेचुरली फॉर स्मॉल पीरियड द नेशन एक्सपीरियंसेस द इनफ्लो, मतलब स्मॉल पीरियड के लिए नेशन को क्या लगा कि इतना मोटा हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, बट व्हेनेवर द मार्केट रीचेस अ पीक and starts declining thereafter these funds move to another nation। जैसे पीक पर पहुंचे इन्होंने अपना सेल आउट कर देंगे, सेल आउट कर दे। इतना बड़ा पैसा जब निकल जाएगा यहाँ से तो फिर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, फिर ये किसी अदर कंट्रीज में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। समझ आया? ये होता है FII। देखिए लिबरलाइजेशन में एक पैरा है, कुछ नहीं है, इसको रीड आउट कर लेना। प्राइवेटाइजेशन देखिए, प्राइवेटाइजेशन आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर्स का ओनरशिप बढ़ा देना इस प्राइवेटाइजेशन। इसमें 4 चीजें हैं कि 4 टाइप्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन के। वो टाइप्स क्या है वो कर देते हैं एक बार। देखिए पहला है डेलीगेशन, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। देखो डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन में अगर हम बात करें जैसे रेलवे, ओनरशिप अपने हाथ में, बाकी जो काम है वो तुम करो। किसने कहा? गवर्नमेंट कहती है ओनरशिप मेरे हाथ में, प्राइवेट जो काम करना है ले प्राइवेट को तू कर। तो रेलवे में क्या हो रहा है, पहले जो सफाई को लेकर था, अभी आपने कभी नोटिस किया होगा कि साफ सफाई बहुत रहती है रेलवे में कंपैरेटिवली टू अर्लियर, है ना। तो पहले गवर्नमेंट के पास था सब कुछ, अब क्या हो गया है, प्राइवेट ओनरशिप हो गया है। तो जो साफ सफाई का काम है, वो मैनेजमेंट रिलेटेड जो वर्क है वो प्राइवेट को दे दिया है। तो डेलीगेशन में ये है, टू डेलीगेट सम पार्ट टू प्राइवेट सेक्टर, दैट इज डेलीगेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, द गवर्नमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स जो गवर्नमेंट की जो शेयर है उसका कुछ शेयर किसको सेल कर देती है, प्राइवेट को सेल कर देती है। कितना सेल करती है ये, मेजॉरिटी स्टेक। इसमें क्या होता है, देखो डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपना मोर देन 50% प्राइवेट को दे देती है, दैट इज डाइवेस्टमेंट। लेस देन 50% जब प्राइवेट को देती है तो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिफरेंस क्लियर रखना, दोनों ही चीजों में गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो स्टेक, अपनी जो पावर है उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट को सेल कर देती है, बेच देती है कि अब ये तेरा प्राइवेट ये तेरा है, बेच देती है उसको। तो अगर 50% से ज्यादा बेचती है तो उसे कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, और वहीं अगर 50% से कम सेल करती है तो वो हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, पहले जो अगर किसी चीज में गवर्नमेंट का 100% शेयर था, ठीक है, वहीं जब प्राइवेट इंट्रोड्यूस हुआ, अगर 90 की बात करें, रिफॉर्म्स के बाद जब प्राइवेट आया, ऑब्वियसली जब प्राइवेट आया तो गवर्नमेंट के पास 100% तो नहीं होगा, उसका कुछ शेयर तो प्राइवेट ने लिया होगा। से फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 40% प्राइवेट का शेयर है, ठीक है, तो क्या हुआ, जहां पहले 100% गवर्नमेंट के पास था, प्राइवेट ने उसको 40% प्राइवेट ले गया। तो मींस उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया गवर्नमेंट को, 40% एरिया से हटा दिया। अब 40% पे राज मेरा है, 40% पे कब्जा मेरा, ओनरशिप मेरा है, सो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और भी इसमें सिचुएशन हो सकती है कि गवर्नमेंट ने पहले प्राइवेट को वेलकम किया, आ जाओ प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर आए, उन्होंने पूरा कब्जा अपना जमा लिया और गवर्नमेंट को कहा इस सेक्टर से चलवा लो, पूरा अपना राज बना लो, उसे भी आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
जैसे हम किसकी बात कर सकते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए अब छोटी सी चीजें बच गई है, ज्यादा कुछ नहीं बचा है आपका। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे फॉर्मुलेट होती है पॉलिसी? पॉलिसी कंटेक्स्ट, पॉलिसी कंटेंट, इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट। देखिए ये क्या चीज है, देखिए It has been seen the government policies are drawn not in closed chambers। देखो क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है, ऐसा तो है नहीं कि चार दीवारी के बीच में बन गई, वो चुपचाप से उसको लागू कर दिया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है, मैजिस्ट्रेट से लेकर इवन बहुत सारे लोग जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स की भी राय ली जाती है, बहुत सारे लोग जो है वो कंटेक्स्ट में आते हैं, इवन पार्लियामेंट्स हो गए और जो हमारे प्रेसिडेंट है वहां तक चीजें जाती है, स्टेप बाय स्टेप अप्रूव होती है, तब जाके वो बिल जो है पास होता है, पॉलिसी बनती है, देन इन टर्न वो पॉलिसी क्या बनती है, लॉ में कन्वर्ट होती है। तो ये ऐसा तो है नहीं चार दीवारी के बीच में बन जाती है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, देखिए पहले पॉलिसी कंटेक्स्ट बनता है कि कौन सी चीजों से रिलेटेड हमें पॉलिसी बनानी है, यानी हमारा जो प्रॉब्लम है, फोकस ऑफ प्रॉब्लम टू बी फोकस्ड, वो क्या होगा। देन हमारी पॉलिसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंटेंट है ना, हमें किस किस चीजों पर फोकस करना है। देखो कंटेक्स्ट में क्या कह रहा है कि किससे रिलेटेड पॉलिसी बनानी है। जैसे हमारा प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है कि कोई हमें लैंड रिफॉर्म लेकर आना है, या कोई करप्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई अलग पॉलिसीज क्रिएट करनी है। जैसे जीएसटी बिल पास हुआ, जीएसटी आया, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देखी होगी, तभी एक नया पॉलिसी क्रिएट किया है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंटेक्स्ट में किस चीज से हमें रिलेटेड बनानी है और पॉलिसी में हमें इन्वॉल्व क्या क्या करना है, ये प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड है, हमें ये इन्वॉल्व करना है, वो चीजें आगे। इंस्टीट्यूशन क्या होगा, इंस्टीट्यूशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को इंस्टीट्यूशन की मदद से हर एक लोगों में पब्लिक तक उस चीजों को पहुंचाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट में जैसे अगर हम बात करें, जो बिल हमने बनाया है ना, तो वो किस किस मदद से हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, उस बिल को हमने क्या किया, पार्लियामेंट लेकर गए, लोकसभा राज्यसभा हुआ, देन हम हमारे प्रेसिडेंट के पास गए, उसके पास से हमें जब वो क्या हुआ, अप्रूव हो गया, देन वो हमने जो पॉलिसी है उसको फाइनलाइज किया। तो वो चीजें हैं कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, यानी हमने जो स्टेप फॉलो किए थे वो क्या थे। लास्ट में मार्केट जो है, मार्केट का मतलब क्या होगा, मार्केट या मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि जो फाइनल पॉलिसी हमारी मार्केट में उतरी है या मार्केट में हमने उतारी है, फाइनली हमने पॉलिसी बनाई है फॉर डिफरेंट वेरियस मार्केट्स, वो लागू होने पर उसका इम्पैक्ट क्या आया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस वो चीजें हैं। रीड आउट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आपको छोटे से छोटे इसके स्टेप्स हैं वो पता होना चाहिए। कि देखो कोई भी पॉलिसी है ना, उसको पहले फ्रेम किया जाता है। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या गिवन है, आरबीआई इज इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट मनी। देखो जैसे हमने यहाँ इंस्टीट्यूशन की बात की है ना, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व है बेसिकली पॉलिसीज में। तो आरबीआई है, आरबीआई तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उसका फाइनेंशियल मैटर कौन संभालता है, आरबीआई संभालता है। कितना मनी हमारे मार्केट में होना चाहिए, कितनी मनी सप्लाई है, कितना क्रेडिट पॉलिसीज हमें रखनी है, वो सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है, तो उसके बेसिस पर होता है। देखिए लास्ट अब आपका क्या बचा है, टाइप्स बचे हैं ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। कुछ नहीं, तो ये करवा पूरी बीसीपी आपने बोला था, एमसीक्यूज करेंगे, देखते हैं इसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए छोटे छोटे चार इसके टाइप्स हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव एंड फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंट पॉलिसी। प्रोटेक्टिव पॉलिसी जैसे हमने पढ़ा था, ये किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देखो मिड 50s to 80s है ना,
50 to 80 यानी रिफॉर्म आने से पहले हम कैसे थे, प्रोटेक्टिव थे ना, हमारी प्रोटेक्टिव पॉलिसी थी कि ग्लोबलाइजेशन वाला इम्पैक्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, कि हम क्या करते हैं कि बाहर की कोई भी कंट्री आकर यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती है हमारे साथ, जो भी एमएनसीज हैं जो अभी हैं फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में क्या था, बहुत सारे बिजनेस फर्म है, हमने क्या किया उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है ना। फोन पे बात करनी है बाहर चले जाओ, बिना पूछे भी जा सकते हो, डिस्टर्ब मत करा रहे हमें। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या है, देखो कोई कंपनी है बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है। क्यों? एक लेवल से ज्यादा जब ग्रो करेगी वो कंपनी तो क्या होगा, वो मोनोपोली में चली जाएगी। जब मोनोपोली जाएगी तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कस्टमर्स को ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी है ना, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। तो मोनोपोली लेवल तक ना जाए इसके लिए उसके ग्रोथ को रोका जाता है, जिससे रिलेटेड हमारी वेरियस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बनाई गई है। रेगुलेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन मीन्स नजर रखना किसी चीज पर, तो वेरियस काइंड ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसीज बनाई है, जैसे आरबीआई फॉर नजर रखना ऑल फॉर वेरियस बैंक्स, सेबी इज फॉर सिक्योरिटीज, आईआरडीए इज फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो इनका काम है उन सबके जो इनसे रिलेटेड कंपनीज आती हैं या जो भी आते हैं इनके अंडर में, उन पर नजर रखना कि जो एक्चुअली चीजें होनी चाहिए वैसी हो रही है, जो हमने पॉलिसीज बनाई है उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने पॉलिसीज बनाई। जैसे देखो एनएसडीसी बनाया गया है, एनएसडीसी इज नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये बनाया गया था वेरियस पीपल के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज भी बनाई हैं जो वेरियस सेक्टर्स में डेवलपमेंट को प्रमोट करे, जैसे एसएमएमपीज के लिए डेवलपमेंटल बना दी। सबकी कॉल आएंगे, अब जाओ। ठीक है, तो ये आपके 4 तरीके की पॉलिसीज थी जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, मिड 50s की बात की, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की हमने बात की, मैक्रो पॉलिसीज के बारे में बात की कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या होती है। देन हमने क्या बात की थी कि जो हमारे पॉलिसी इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, वो क्या क्या थे, वो 5 इंडिकेटर्स हैं। देन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को आईएफडीआई बोलते हैं। ओएफडीआई क्या होती है, जब इंडिया बाहर कहीं अब्रॉड में एज एन एफडीआई वर्क करती है, इन्वेस्ट करती है। ठीक है। एफआईआई के बारे में पढ़ा, वेरियस उन सेक्टर्स के बारे में जाना जो जिनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, जो एफडीआई के लिए अलाउड नहीं है, जो बैंड है। ठीक है। तो this was the end of your chapter 4 as well as the end of BCK except some topics of chapter 3. ठीक है। So